गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं एम के ओझा एसएसटी टीचर सीता देवी स्मारक इंटर कॉलेज लिटिया थो गोंडा से। और आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को काफ़ी सराहा, देखा और शेयर भी किया है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। जैसा कि एसएसटी में पहला चैप्टर आप जानते हैं कि आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन एक वीडियो आ चुका है। दूसरा वीडियो आप मैंने चर्चा किया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में क्यों हुआ, उसके कौन कौन से काजेस थे। तो पॉलिटिकल काजेस के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हमें डिस्कस करना है कि सोशल कॉज ऐसा कौन था, सामाजिक कारण ऐसा कौन सा था जिसकी वजह से जो है वहाँ पे क्रांति आई फ्रांस में। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि क्रांति कभी एक कारणों से नहीं आती, वन रीजन से नहीं आती, वन काजेस से नहीं आते। उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी होती है, बहुत दिनों से उसमें फ्लो चलते रहते हैं, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आता है कि कोई ना कोई एक ऐसी चिंगारी होती है जिस चिंगारी या जिस काज की वजह से, जिसको मेन काज बोलते हैं, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन का, रेवोल्यूशन का रूप ले लेता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पॉलिटिकल काज में बहुत सारे युद्ध किए गए, बहुत सारे वार हुए, 7 ईयर्स वार हुई आपका जो है। फिर उसके बाद अमेरिका का जो फ्रीडम था उसमें फ्रांस ने मदद किया ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका को। तो इस दौरान जो है बहुत सारे जन धन की हानि भी नुकसान हुआ, और उसमें जो है जो डेप्ट था फ्रांस का ट्रेजरी का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसको ऑब्जर्व करने का सबसे पहला एक ही तरीका उस समय के दौर में था कि किसी भी तरीके से टैक्सेस को इंक्रीज किया जाए। तो टैक्सेस को इंक्रीज किया जाए, और आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कौन कौन से ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से इतना बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि रेवोल्यूशन कभी भी अपर क्लास से नहीं आते, हमेशा लोअर क्लास से आते हैं। तो लोअर क्लास में ही आप जानते हैं आज हम चर्चा करेंगे सोशल काज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सोशल कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस सोशल कॉज में हमारी चर्चा करते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि हमारे भारत में भी समाज जो है वो 4 वर्गों में डिवाइड था, आज भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसी तरीके से फ्रांस में भी उस समय इस प्रकार के तो डिवाइडेशन नहीं था सोसाइटी में, लेकिन वहाँ भी 3 वर्गों में यानी 3 क्लास में पूरा का पूरा सोसाइटी डिवाइड था। और उसमें जिसको हम स्टेट के नाम से जानते हैं, तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इस फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इस तरीके से आपका था। हालांकि आप इस फर्स्ट स्टेट में एक क्लर्जी ग्रुप था, क्लर्जी, जिसको हम चर्चा करते हैं कि एक तो कोर्टियर्स और दूसरा जो है प्रीस्ट, जिसको चर्च बोलेंगे। ये चर्च और प्रीस्ट इसमें था पहले ग्रुप में, यानी कोर्टियर्स दरबारी थे। तो ये इस, और दूसरा आपका था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा आपका था इसमें जिसको हम बोलते हैं फ्यूडल्स। फ्यूडल्स को आप इस तरीके से कह सकते हैं सेकंड स्टेट में कि फ्यूडल्स, जैसे आप भारत में जमींदार हुआ करते थे, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक होते थे, उसी तरीके से ये फ्यूडल्स थे। और ये फ्यूडल्स अधिकतर जमीनों के मालिक थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये क्लर्जी ग्रुप, आप जानते हैं मैंने जैसे चर्चा किया कि जहाँ पर फ्यूडल्स बड़े बड़े किसान या बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर जमीनों के अधिकतर ऊपर, अब आप इसकी चर्चा करेंगे। इनकी जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, ये 4 लाख थी। इसकी पॉपुलेशन 4 लाख, जबकि अगर क्लर्जी की देखा जाए तो 1 लाख पॉपुलेशन थी इनकी। और देखा जाए 10% जो लैंड थी, 10% जो लैंड थी वो हमेशा क्लर्जी के पास थी। दूसरी तरफ इनके पास जो है 25% लैंड टोटल का, 25% और 10% क्लर्जी के पास। इन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो लगभग 35% सारी जमीनों का इन लोगों के पास था। जबकि अगर देखा जाए कि पॉपुलेशन जो थी उस समय पूरे के पूरे फ्रांस का
1700 में यानी 1780 में फ्रांस की पॉपुलेशन जो थी वो 2 करोड़ थी, लगभग 2 करोड़। और यही जाकर के 1789 के आसपास पहुंच गई थी 2.8 करोड़। इस 2.8 करोड़ में आप देखते हैं जो 30% लगभग इंक्रीज हुआ है जनसंख्या। इस 30% आप देखते हैं किसी की भी जनसंख्या अगर 30% इंक्रीज हो जाएगी तो आप जानते हैं कि डिमांड भी बढ़ेगी और सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। दूसरी चीज, अगर इन सभी के ऊपर अगर हम चर्चा करें, हम बात करेंगे उसके ऊपर कि ये सारी चीजें ऐसी विविधताएं, इतनी असमानताएं, डाइवर्सिटी क्यों थी ऐसी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद उधर चलते हैं। तो 35% लगभग लैंड जो था वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड था। और यहां पर देखते हैं तो इस ग्रुप में आपके थर्ड स्टेट में सबसे पहले फार्मर्स, आर्टिसंस और लॉयर्स, एजुकेटेड, मॉडर्न एजुकेटेड पर्सन्स। दूसरी तरफ देखें ट्रेडर्स और मिल वर्कर, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री वर्कर्स। तो इस तरीके से कितने लोग आप देखते हैं सोसाइटी, और ये टोटल तकरीबन 95%, 2.5 करोड़ इनकी जनसंख्या थी और टोटल पॉपुलेशन का 95% था, जबकि इनके पास कोई भी राइट्स नहीं थी। अब चर्चा करते हैं कि आप देखते हैं कि इनके पास यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास कोई भी टैक्सेस नहीं था। नो टैक्सेस ऑन फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, यानी नो टैक्सेस ऑन क्लर्जी एंड फ्यूडल्स। जबकि आप देखते हैं कि जमीनों के मालिक अगर लैंड लॉर्ड्स अगर थे, लैंड के होल्डर थे, तो 10% और 25% कौन था? आपके फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग। वहीं अगर देखें कि सबसे लोअर क्लास अगर देखा जाए तो इसमें जो है फार्मर्स थे, आर्टिसंस थे, लॉयर्स थे, मॉडर्न एजुकेटर्स थे, एजुकेटेड पर्सन्स थे, ट्रेडर्स थे और मिल वर्कर्स थे। इस तरीके से हम देखें यहाँ पर कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या 95% जनसंख्या, और ये सारे ज्यादा से ज्यादा मोर टैक्सेस पेड बाई थर्ड स्टेट इन दैट टाइम। उस समय हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस जो है वो किससे वसूला जाता था? इन्हीं तीसरे स्टेट से। और ये दोनों इन दोनों की अगर लाइफ स्टाइल देखा जाए तो बहुत ही लीजियस, यानी बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही लॉयल थी, रॉयल लाइफ जीते थे, हाई फाई इनकी जो है सोसाइटी थी। अधिकतर अगर आप वर्साई महल को देखें, चित्र में ऐसे दिखते हैं कि चारों तरफ पूरा शीशे का महल, वो भी कलर्ड ऐसे ग्लास के बने हुए थे जहां पर, और ये ऐसे लोग थे जो कभी भी इनसे इनका कांटेक्ट नहीं होता था, दूसरी तरफ अगर देखें कि नेशनल असेंबली जो थी, जो दरबार था, दरबार में जो नेशनल असेंबली थी, उस नेशनल असेंबली में ज्यादा से ज्यादा यहां पर अगर देखें तो 400 संख्या जो थी मेंबर्स कोर्टियस थे, वो हमेशा इस ग्रुप थे। दूसरी तरफ 200 अगर देखा जाए तो इस ग्रुप से थे, यानी 200 नंबर इनका था। 600 में से अगर टोटल बात किया जाए और 300 और 200 और यहाँ पर 300, इस तरीके से 800 में से, यानी अगर टोटल आपका जो है मेंबर्स थे अगर विधान नेशनल असेंबली के, तो उस नेशनल असेंबली में से 300 लोग क्लर्जी से, 200 लोग आपके जो है फ्यूडल्स थे यानी सेकेंड स्टेट से, और 300 लोग लोअर क्लास के थे। और इन लोअर क्लास के जब भी अगर कोई ऐसा रिकमेंडेशन या कोई अध्यादेश या कोई ऐसा कानून रूल्स पास करना होता था तो हमेशा ये दोनों एक होकर के और उस कानून को पास कर लेते थे, जो हमेशा इसके अपोजिट होता था। ये कितने भी कोशिश कर ले तो 300 से ऊपर जा नहीं सकते, और ये कभी इनका साथ देते नहीं थे, क्योंकि हमेशा इनका साथ देने, यानी अगर रॉयल फैमिली का साथ देंगे तो इनका हमेशा फायदे में रहेंगे, क्योंकि इनको टैक्स पे करना नहीं है। इस तरीके से हम देखते हैं। और दूसरी तरफ हम देखें कि मॉडर्न एजुकेटेड पर्सन्स जो थे वो बहुत ज्यादा संख्या में धीरे धीरे, या ऑफिशियल्स जो थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, वो पढ़े लिखे लोग थे। उनको धीरे धीरे ऐसे ऐसे
लोगों की रचनाएं पढ़ने को मिली, जिनकी वजह से नई सोच की, नई विचारधारा का अनुभव हुआ। दूसरी तरफ इनमें जो राइटर्स थे वो ऑफिशियल लैंग्वेज को छोड़ करके लोकल लैंग्वेज में किताबें लिखी गई। उन किताबों को इन लोगों ने पढ़ा और यहाँ की जो स्थिति थी उस स्थिति को हमेशा जनता के सामने लेकर आए, जिसकी वजह से पूरी जनता इनके अपोज में खड़ी हुई। और हम देखते हैं जब इकोनॉमिक कॉजेज के ऊपर चर्चा करेंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे कौन कौन से ऐसे वर्क किए गए थे, कौन कौन सी ऐसी डेप्थ थी जिसकी वजह से जो है ये हमेशा अपोज में खड़े रहते थे। इस तरीके से ये आपका सोशल काज हो गया। तो आइए फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके काजेस लिखने हैं, पॉइंट कौन कौन से लिखने। अगर आपका आ जाता है क्वेश्चन कि डिस्कस अबाउट द सोशल काज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या आपको पूछा जाए व्हाट इज द काज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, तो उसके ऊपर आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट आपको लिखना है इसमें, उन पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका है नो टैक्सेस ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा प्लेवियस लाइफ स्टाइल ऑफ नोबेलिटी। ये नोबेलिटी वही है जिसको हम फ्यूडल्स बोलते हैं, फ्यूडल्स। सेकेंड थर्ड आपका देखना हाई पॉइंट ऑफ फ्रेंच कल्चर। फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा इसमें वेरियस टैक्सेस अपोज ऑन थर्ड स्टेट। सेकेंड आपका इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न एजुकेटेड ग्रुप्स इन फ्रेंच सोसाइटी। लास्ट आपका है पुअर कंडीशन ऑफ फैक्ट्री या अर्बन वर्कर्स। इस तरीके से कभी भी अगर सोशल कॉज में आपको क्वेश्चन आते हैं तो इस पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। मैंने आपको जो डाटा पहले ही बता दिया है उस डाटा का उपयोग करना है और उस डाटा के उपयोग के बाद आपको ऐसे पॉइंट लिखते हुए चले जाना है। सारी चीज़ों को चर्चा करनी है, लिखना है, फिर ऐसे ये सारे पॉइंट आपको क्रम ऑर्डर में लिखना है और लिखने के बाद आपको कंक्लूड कर देना है कि इनके ऊपर आप देखते हैं लास्ट में आप देखते हैं पुअर कंडीशन ऑफ द अर्बन वर्कर्स और ये कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने चर्चा किया कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सोशल काजेस कौन कौन से थे, क्या फैक्ट उनका था, क्या रोल उनका था जिसकी वजह से वो अहम भूमिका निभा पाए आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।